Hi guys, welcome to this particular lecture. So the agenda for today would be to discuss unit number 4, reading number 1, and the name of the reading is Recovery of India, Economic Growth in the Nehru Era. And this particular reading is by Pulapre Balakrishnan. So just to give you an overview of what we plan to do is the following. सो हमें समझना है कि जो नेहरूवियन एरा है, व्हेन नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त पे किस तरीके की पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही थी, एंड व्हाट वर द क्रिटिसिजम्स दैट वर देयर, और जो भी क्रिटिसिजम्स आज के दिन क्लेम किए जाते हैं, हाउ वैलिड आर दे रियली वैलिड, या फिर like there are certain things that are backing those claims, या they are partially true, fully true. What is the situation? कौन से सेक्टर्स थे जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, कौन से सेक्टर्स थे जहाँ पे पार्शियल रिफॉर्म हो रहे थे, और कौन सी चीज थी जो जेन्युइनली नेग्लेक्टेड थी, अकॉर्डिंग टू द इंटायर एनालिसिस बाय पुलाप्रे बालाकृष्णन। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मेन जो चीज हम जानना चाहते हैं कि इंडिया की जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो किस वक्त पे शुरू हुई। हमें बहुत ही क्लियरली एक पीरियड समझ में आता है, और इस पीरियड के बारे में हम लोग बहुत बात भी करते हैं। दैट इज 1991 के टाइम पे देयर वाज एलपीजी पॉलिसीज दैट केम अप, इंडिया काइंड ऑफ ओपनड अप, एंड देन वी काइंड ऑफ सॉ हाई ग्रोथ। उसके पहले वी यूज टू लिसन एंड हियर थिंग्स लाइक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बहुत ही कंसिस्टेंटली एक हम लोग लो लेवल ऑफ ग्रोथ पे स्टक हो गए थे। सो इज इट रियली दैट ओनली 1991 के अराउंड ही चीजें चेंज होना शुरू की थी, या उसके पहले भी किस तरीके का ग्राउंड वर्क था? ऑल ऑफ दैट इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो हम लोग नेहरू एरा के बारे में बात करना चाह रहे हैं। And when we say Nehru era, primarily we are talking about what period? We are talking about 1950s to 64 का पीरियड, जो थोड़ा सा डिसमिस किया जाता है या थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है। ठीक है। तो पुलाप्रे बालाकृष्णन ने उस पूरे टाइम पीरियड को रिविजिट किया और ये आर्ग्यू किया कि ये जो एरा था, दिस वाज नॉट अ वेस्टेड एरा, नॉट अ वेस्टेड एरा, but rather it was, a foundational period. फाउंडेशनल पीरियड, या कह सकते हैं फाउंडेशनल मोमेंट। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट रियली हैपेंड? इसके पहले के पीरियड में वी वर अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है। सो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट वी वर ऑलरेडी फेसिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने बहुत सारी चीजें एक तरीके से इनहेरिट की थी, विच वाज एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज थे, पॉवर्टी थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। So those kind of things were inherited from British, and at that time, what were the things that were taking place? ठीक है। So अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरी रीडिंग के दौरान? क्या रहेगा? ये समझना कि जो नेहरू का इकोनॉमिक मॉडल था वो फेल हुआ, या फिर उसने इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कोई ग्राउंड वर्क डेवलप किया। उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या स्ट्रक्चर था, क्या उसके आउटकम्स थे, क्या उसके क्रिटिसिजम्स थे। सो बेसिकली व्हाट वाज द लॉजिक, किस लॉजिक के पीछे वो सारे प्लान्स इंप्लीमेंट हुए, उसके स्ट्रक्चर क्या थे। ठीक है। मतलब किस तरीके से वो प्लान इंप्लीमेंट हो रहे थे, उसके अलावा आउटकम्स क्या रहे, एंड ऑल्सो व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ नेहरूज स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम लोग पॉपुलरली नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, या नेहरू महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। Mahalanobis, PC Mahalanobis, he was a statistician. He was also the one who laid ground for ISI, Indian Statistical Institute. So what was really happening at that point of time? ठीक है।
तो इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट जो भी चीजें की गई थी, हमें थोड़ा सा बैकड्रॉप समझने की जरूरत है कि 1950s के टाइम पे किस तरीके की सिचुएशंस हमने इनहेरिट की थी। तो 1950s के टाइम पे व्हाट वाज द इकोनॉमिक बैकड्रॉप? तो उस वक्त बैकग्राउंड इस तरीके का था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट। वी वर इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट। ठीक है। वी वर हाईली हेविली एग्रेरियन, मतलब एग्रीकल्चरल पे डिपेंडेंसी, एग्रेरियन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज लॉट ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रीज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया गया है ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज। दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर। एंड अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की बात करें उस वक्त पे, पर कैपिटा इनकम क्या रही होगी? पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ थी, ग्रोथ फ्रॉम व्हाट पीरियड टू व्हाट पीरियड, बिटवीन 1900 टू 1947, इस पीरियड के दौरान अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ की बात करेंगे, दैट वाज अ मेयर जस्ट यू नो 0.04% एनुअली। मतलब इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान on an annual basis the grow per capita income was growing at this particular rate, which is very very minimal. ठीक है। So in order to tackle all these kind of things at that point of time, so there were institutions which were set up, which were institutions called planning commission. Planning commission. Planning commission was set up in 1950s to do what? कि हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी को किस तरफ लेके जाया जाए? सेल्फ रिलायंस की तरफ। सेल्फ रिलायंस की तरफ हम लोग आगे बढ़े। एंड ऑल्सो थिंक अबाउट द रिकवरी from the past experiences that we've had and the results of those past experiences. ठीक है। This is the thing that was actually happening at that point of time. Okay. So what was actually the Nehru Mahalanobis strategy? What was that strategy? किस चीज को बेसिस बना के पूरा प्लानिंग की जा रही थी? That is something that we would want to understand. So what was the Nehru Mahalanobis strategy? व्हाट वाज दिस स्ट्रैटेजी? तो इन तो ये जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट की गई थी, दिस वाज काइंड ऑफ अ यू नो it was a bold and visionary approach at that point of time, जिसमें सेंटर स्टेज पे क्या था कि हमें इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म होना है। अगर हमें जो भी चैलेंजेस इंडिया ने इनहेरिट किए हैं बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल, उसको किस तरीके से रिवर्स किया जाए। ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली दिस entire thing was mainly implemented in the second 5 year plan. सो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि वो 5 year प्लान्स बनाते थे, अलग अलग सेक्टर्स में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है, किस तरीके से फंड्स को यूज किया जाएगा, फंड्स आएंगे कहाँ से, फंड रेजिंग कहाँ से होगी, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर क्लियरली मेंशन्ड। ठीक है। आज के दिन प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग हैज बीन सेट अप, बट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 11 12 5 year plans we've had. ठीक है। So what really happened? What was the aim of this particular plan? What was the aim of the second 5 year plan? It was to do rapid industrialization through heavy industries, कि हम heavy industries पे focus करेंगे। Through heavy industries.
और इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों हम लोग हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाह रहे थे? तो बिलीफ ये था कि अगर हम लोग आज के दिन कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो जैसे कि स्टील, मशीनरी, पावर, इससे कैपेसिटी बिल्ड होगी कंट्री लेवल पे, जिससे क्या है, हम लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जिसके रिजल्ट्स यही होंगे कि पॉवर्टी कम होगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो व्हाट वाज द बिलीफ? कि इफ यू इन्वेस्ट टुडे इन कैपिटल गुड्स like steel, machine, tools, power, मतलब electricity. This will help us in building capacity. And this is important for long-term growth. And this will ultimately do what? It'll help in reduction in poverty. ठीक है। अब ये जो नेहरू महालनोबिस मॉडल था, वो मॉडल इंप्लीमेंट करते टाइम देयर वर सर्टेन अजम्पशंस। किस बेसिस पे वो मॉडल जो है इंप्लीमेंट किया गया? सो व्हाट वर दी अजम्पशंस बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी? So what were the key assumptions that were taken up behind this particular strategy? So let's see those assumptions. तो सबसे पहले तो देखो, because we were a colony प्रायर, तो कहीं ना कहीं इस पे ये भी असर होता है कि हम अब फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, हम सेल्फ रिलायंस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। सो वी अज्यूम दैट वी विल बी ऑपरेटिंग अंडर अ सेटअप ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। दैट मीन्स वील इग्नोर फॉरेन ट्रेड पे हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे। फॉरेन ट्रेड was ignored. The second assumption that we had was that there are no diminishing returns on capital. No diminishing returns on capital. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा अगर कैपिटल आपके पास हो जाएगी तो आउटपुट में जो मार्जिनल एडिशन है वो कम होता जाएगा। दिस इज नॉट व्हाट वी वर अज्यूमिंग। सो वी अज्यूम कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उस उतना ही ज्यादा आउटपुट यील्ड होगा। दिस वाज द assumption that we were operating under. So what was the assumption? That more investment always yields more output. So this was the assumption we were operating under. Plus, there was another assumption which we had, which was कैपिटल गुड्स अगर आपके पास हैं तो वो और ज्यादा एक्स्ट्रा कैपिटल गुड्स बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, विच इज कैपिटल गुड्स कैन प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स। और मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने एक बार ये बेस स्ट्रॉन्ग कर दिया तो फिर चीजें सेल्फ सस्टेन होने लगेगी। ठीक है। इस अजम्पशन के पीछे के आगे का रिजल्ट जो है वो ये है क्या? सो देर इज अ साइकिल ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। कि शुरू में तुमने इधर फोकस किया, तो अब एक बार कैपिटल गुड्स बन गए, उसके बाद और ज्यादा कैपिटल गुड बनने शुरू हो जाएंगे। सो तुम्हारी ग्रोथ जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगी। सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। ठीक है। सो क्या क्या चीज, सो दीज वर दी assumptions that we were operating under.
सो व्हाट वाज द टारगेट? क्या टारगेट था थ्रू दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या मॉडल? टारगेट ये था कि हम लोग क्या अचीव कर पाए। सो द फर्स्ट टारगेट व्हाट? कि सेल्फ रिलायंस पे फोकस रहना चाहिए, बिल्ड सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रीज। दैट वाज द फर्स्ट टारगेट। व्हाट वाज द नेक्स्ट टारगेट? कि आप अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करो, ओनली एंड ओनली इफ इट इज मैंडेटरी डू दैट। सो रिड्यूस import dependency and अब जॉब क्रिएशन किस तरीके से होगा? सो इनेबल जॉब क्रिएशन इनडायरेक्टली थ्रू इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। तो डायरेक्टली आप उन सेक्टर्स में नहीं जंप कर रहे हो जहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यू आर बिल्डिंग योर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी विच विल अल्टीमेटली इनडायरेक्टली लीड टू more jobs getting created. Industrial capacity. ठीक है, so these were the targets, these were the assumptions that were behind this particular strategy that was followed. ठीक है, अच्छा, तो ये सब तो ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर क्या क्रिटिसिजम्स हैं या किन चीजों को लेके, किन पॉइंट्स को लेके पीपल क्रिटिसाइज दैट दिस पर्टिकुलर मॉडल वाज नॉट सफिशिएंट या दैट पर्टिकुलर एरा were facing these kind of issues. So what kind of criticisms are there regarding this? So, what are the critiques of this Nehru Mahalanobis strategy? What were the critiques? Critiques of the Nehru Mahalanobis strategy. So what were the issues that people were finding? So, देखो, ठीक है, स्ट्रैटेजी अच्छी थी, डिजाइन ऑफ द स्ट्रैटेजी वाज आल्सो नाइस, बट देयर वर क्लेम्स दैट डिमांड साइड को इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, पहला क्रिटिक ये था कि दिस स्ट्रैटेजी इग्नोर्ड डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स। डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स, इसका मतलब क्या? थोड़ा मतलब ये समझ लो। देखो, जैसे आप जब भी कोई बिजनेस के बारे में सोचते हो तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ओके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग डिमांडेड, सो मे बी लेट्स गेट इनटू बिजनेस ऑफ दैट। उस चीज को डेवलप करने पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज हो रही थी कि आप पहले सिस्टम बना रहे हो, आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो, अब उन हेवी इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट के ऊपर काम भी कर रहे हो विदाउट थिंकिंग कि उस चीज की डिमांड है या नहीं। थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप सोच रहे हो। तो हमारी इस चीज के पीछे अजम्पशन क्या थी कि ठीक है, हम ये सब कैपेसिटी बिल्ड करेंगे और डिमांड ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। ठीक है, सो वी इग्नोर्ड डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स। सो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग, इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे थे, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स वर मेड assuming that demand will automatically follow, कि डिमांड तो जनरेट हो ही जाएगी, that demand would automatically follow. That is the first criticism. What is the next criticism? कि बहुत सारी चीजों को एक्सप्लिसिटली कंसिडर नहीं किया गया, इनडायरेक्ट तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही थी, नॉट इन अ डायरेक्ट मैनर। सो बेसिकली व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म? दैट दिस स्ट्रैटेजी डिड नॉट कंसिडर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, और कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल रहेगा, बिकॉज देयर वाज हेवी डिपेंडेंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर, एंड the role of private sector
सो क्लेम क्या था कि ये जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो रही है, ये इंडिया जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके लिए उतनी वेल सूटेड नहीं थी, ठीक है। जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के डिसीजंस किस तरीके से, जब आप मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हो तो हम लोग स्टेट या पब्लिक सेक्टर की बात करें और देन प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर प्योरली किस बेसिस पे ऑपरेट कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से, ठीक है। रादर देन थिंकिंग अबाउट कि ओके, कंट्री में स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, उनके टारगेट्स ये हैं, दे विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट, राइट। सो दैट्स व्हाई पीपल वर सेइंग कि मिक्स्ड इकोनॉमी सेटअप में इस तरीके से प्लान्स हो सकता है इम्प्लीमेंट ना हो, दिस वाज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म, राइट। सो दे सेड दैट दिस इज नॉट suited for India's mixed strategy. Okay, where the private sector, and where क्या हर जगह ही private sector is driven by profit motive, where private sector decisions are driven by profit and not by some state targets, and not by state targets. ठीक है, this was the scenario. सो बेसिकली सम पीपल वर ऑल्सो क्लेमिंग कि हम लोग सोवियत यूनियन जिस स्टाइल में ऑपरेट करा था, हम उस स्टाइल को इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि वहां पे थोड़ा अथॉरिटेरियन पावर चाहिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट इंडिया वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ इट. On paper, on theory, the strategy looked fine, but in terms of implementation, we were struggling. This was the criticism by a lot of people. Okay, so these were the main critiques. Now, after we've gone through these were the criticisms, अब कुछ specific सेक्टर्स हैं जिसको लेके अलग से क्लेम किया जाता है कि ये सेक्टर तो पूरे ही इग्नोर कर दिए गए या इस सेक्टर में उतना ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। उसमें पहली चीज जो आती है दैट इज एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर को लेके कि जैसे मेन फोकस इंडस्ट्रीज पे था, तो वॉज एग्रीकल्चर टोटली लाइक इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड, या people were aware of the fact that there are interlinkages between industry and agriculture? So was it neglected or was it interlinked? So basically, one of the most common criticism behind like about this particular model is कि not just model, this entire Nehru era was agriculture was heavily neglected. This was the criticism, ठीक है. But was it really the case कि agriculture को neglect कर दिया गया था, वो or the issue was something else? So common criticism क्या था? That agriculture was neglected. अब देखो, क्रिटिसिज्म की तो बात ये है कि क्रिटिसिज्म विदाउट फैक्ट भी हो सकता है और विद फैक्ट भी हो सकता है. आपका क्रिटिसिज्म वैलिड भी हो सकता है, आपका क्रिटिसिज्म इनवैलिड भी हो सकता है, ठीक है. अगर आप आधी अधूरी नॉलेज लेके किसी इंसान को, किसी चीज को, किसी पॉलिसी को अगर क्रिटिसाइज करोगे तो ऑन द फेस ऑफ इट यू माइट फील कि दिस इज रॉन्ग, बट व्हेन यू गेट डीपर इनटू इशू यू माइट रियलाइज कि एक्चुअली there are other issues because of that these things are happening, right? So Pulapre Balakrishnan, what he did was he understood the entire scenario, what was happening at that point of time, कि क्या इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बाकी रिसर्च क्या क्या बोलती है उस वक्त पे, क्या इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या इम्प्लीमेंटेशन ऐसा लग रहा था कि एग्रीकल्चर वाज निग्लेक्टेड. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर स्टार्टेड एंड देन ही केम आउट विद द फाइनल कंक्लूजन्स रिगार्डिंग दिस. सो पुलाप्रे बालाकृष्णन का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है कि
फुलापुर बालकृष्णन का आर्ग्यूमेंट क्या है कि देखो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, दे आर लिंक्ड, दे वर सीन एज इंटरडिपेंडेंट, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, लिंक्ड है। ठीक है, इंडस्ट्री क्या करेगी? Industry will supply things like input, like what? Pumps, fertilizers, other machinery, etc. ये सब इंडस्ट्रीज की तरफ से आएगा। और एग्रीकल्चर क्या करेगा? एग्रीकल्चर will supply food, will supply labor and other raw material for industries. तो पहली बात तो, अगर इंडस्ट्रीज इंप्रूव हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि ये नेग्लेक्टेड है, पहली बात। The claim is कि these two things are interconnected. This is supplying certain things, this is also supplying certain things. तो ये एक तरीके से लूप है, ये कुछ चीजें सप्लाई कर रहे हैं जो एग्री का इनपुट है, ये कुछ और चीजें सप्लाई करेंगे जो इंडस्ट्री का इनपुट है। So these two things are interconnected. That is one thing. ठीक है। सेकेंड थिंग was कि अगर हम लोग डेटा के हिसाब से बात करें तो एग्रीकल्चर एंड अगर इरिगेशन की बात करी जाए, दे रिसीव्ड 22.7% ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही थी उसमें से 22.7% इन्वेस्टमेंट वॉज गोइंग इन टू दी सेक्टर्स, एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, जहां पे क्या हो रहा था, अबाउट 17.2% इन्वेस्टमेंट वॉज गोइंग। तो अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो भाई नंबर्स के हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा कि एग्रीकल्चर वॉज नेग्लेक्टेड। ठीक है, बट द इशू इज नॉट विद थियोरी, द इशू इज नॉट विद इंटेंट। ऐसा नहीं था कि उनकी इंटेंशन नहीं थी इस चीज पे करने की काम। ये चीज हमें यहाँ से भी दिख रही है कि इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज है वो एग्री और इरिगेशन सेक्टर में हाई है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, विच इज स्लाइटली लेसर देन व्हाट वाज गेटिंग इन्वेस्टेड इन एग्री ऑल्सो। So there was no issue with intent, there was no issue with what was happening in theory, but actually the problem could be with implementation. So agriculture, so in practice what was happening? Reality में क्या हो रहा था कि जो एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स थे वो थोड़े डिलेड थे। आउट जो भी हमारे को आउटकम्स एग्रीकल्चर में दिखने को मिल रहे थे, दे वर वेरी डिसअपॉइंटिंग। नेहरू जी ने भी आगे जाके बहुत सारी उनकी जो स्पीचेस हुई, वहां पे खुद एडमिट किया क्या कि हम फूड फ्रंट पे कोलैप्स कर रहे हैं। एवरी अगर फूड फ्रंट पे अगर हम लोग कोलैप्स कर गए तो सारी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। ठीक है, so the problem was not with theory or the intent but more about implementation. ठीक है, so what was happening, agri reforms were delayed and outcomes were disappointing. So Nehru himself admitted this thing कि अगर हम लोग फूड फ्रंट पे वीक हो गए, विच इज एग्री, फूड फ्रंट पे अगर कोई कोलैप्स होता है तो दैट वुड मीन एवरीथिंग एल्स विल कोलैप्स। ठीक है, सो दिस वाज द सिनेरियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बेसिस पे ये सब आर्ग्यूमेंट्स है हमारे पास कि इन थियरी देयर वाज नो इशू। इन्वेस्टमेंट्स को देख के भी डेटा भी बोल रहा है कि नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि उस चीज को इग्नोर किया गया। बट हाँ, उसको प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंटेशन देखा जा रहा है तब चीजें थोड़ी डिलेड हैं। ठीक है, और ये चीज लेटर ऑन नेहरू जी ने भी रियलाइज की कि there are things that need to be done here, and then we can also if we go through the speeches that he gave later on, so we realize that he was also well aware of the issue of the delays and all. Okay, so now that being said, इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए फिर क्या हुआ कि
there were alternative models also that people were looking at कि क्या कोई और alternative तरीका हो सकता है क्या प्रोग्रेस का, या कोई और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की जा सकती है जो नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी को चैलेंज करती है, एंड दैट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के गोल्स। तो बेसिकली जब कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती है और उसमें अगर इश्यूज निकल के आते हैं, या अगर इश्यूज नहीं भी निकल के आते हैं, तो people have some alternative ways of thinking about how the strategy should be working, right? So that alternative was like at that point of time, people were talking about there was another model which is called the Vakil Brahmananda model. And this was called a wage goods model. So this is like an alternate strategy as नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी का ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सो ऑल्टरनेटिव मॉडल which was challenging Nehru Mahalanobis model. And this particular model was rooted in what? What was the main thing that was the basis? That was employment generation and fulfilling basic needs. All right, so what actually was this model? Matlab, what were the main points that were being talked about? So, Vakil and Brahmananda, they focused on what? Employment and consumption, not on heavy industries. तो उन्होंने कहा कि हेवी इंडस्ट्रीज पे अभी फोकस नहीं करना चाहिए, अभी एम्प्लॉयमेंट और कंजम्पशन पे फोकस करना चाहिए, हेवी इंडस्ट्री। तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था कि इंडिया को अभी वेज गुड्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, ताकि वर्कर्स को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, सो इंडिया, इनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन वेज गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड, नीड्स टू फोकस ऑन वेज गुड्स। ठीक है, लाइक फूड, लेबर इंटेंसिव है ना फूड, क्लोथिंग भी लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा लेबर लगती है इस काम को करने में, ताकि क्या हो? टू सपोर्ट वर्कर्स। उनकी प्रायोरिटी क्या थी? अकॉर्डिंग टू देम द प्रायोरिटी इज एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल, ताकि एक ग्रोइंग लेबर फोर्स की नीड्स को पूरा किया जा सके। प्रायोरिटाइज्ड एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल्स. So they gave an alternative strategy. It was not the strategy that was being implemented, but this is what was their strategy to meet basic needs of a growing labor force. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी के क्रिटिक्स नहीं थे, हर स्ट्रैटेजी के क्रिटिक्स हैं, इस स्ट्रैटेजी के भी क्रिटिक्स हैं। तो इस स्ट्रैटेजी के क्या इश्यूज या क्रिटिक्स बताए गए? इस स्ट्रैटेजी के क्रिटिक्स ये थे कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कैपिटल गुड्स की इंपॉर्टेंस को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप बोल रहे हो एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, बट एग्रीकल्चर के लिए भी कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो यू हैव टू एट सम पॉइंट रिलाई ऑन कैपिटल गुड्स सेक्टर, एटलीस्ट एट सम लेवल, आप उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट वाज, सो दिस अंडर एस्टिमेटेड
the need for capital goods in agriculture itself. कि चलो बाहर दूसरे सेक्टर्स तो भूल जाओ, कम से कम एग्रीकल्चर में भी कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट है. ट्रैक्टर्स, इरिगेशन, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर दैट. ठीक है. उसके अलावा सो सम ऑफ द थिंग्स दैट वर आल्सो मेंशन्ड वाज कि हम लोग वेज गुड सेक्टर में अपनी डोमिनेंस रखेंगे और उस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे. So these kind of things were kind of unrealistic. So these kind of expectations were unrealistic from exporting wage goods. So unrealistic expectations from exporting wage goods. ठीक है. It also lacked because this strategy was not talking about any sort of industrial policies. So this entire thing lacked a long term इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए. ठीक है. सेकेंड थिंग, दिस स्ट्रेटजी ऑल्सो इग्नोर्ड व्हाट इनकम और डिमांड जनरेशन एस्पेक्ट को, कि इनकम और डिमांड जनरेट होगी तभी जाके हायर प्रोडक्शन की भी डिमांड होगी. सो दे ऑल्सो इग्नोर्ड इनकम एंड डिमांड जनरेशन as the preconditions for higher production. For higher production. सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी को ये भी बोलते हैं कि उस वक्त पे जो इश्यूज थे, जो सिम्टम्स थे, उस सिम्टम्स पे डायरेक्टली एक्ट कर रही थी ये स्ट्रैटेजी, रादर देन जो स्ट्रक्चर है या जो मेन इश्यू है जिसकी वजह से वो सिम्टम्स दिख रहे हैं उस पे काम करने की बजाय. कि ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट है तो डायरेक्टली उस सेक्टर में घुस जाओ जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे क्विकली रिजॉल्व हो सकता है, रादर देन गेटिंग मेनली इनटू द getting deeper into the issue and thinking ki what could potentially be long term beneficial for us for this unemployment problem as well. So it was more like इसके criticisms भी यही बोलते हैं कि आप सिम्टम को ट्रीट करो रादर देन ट्रीटिंग दी डिजीज. ठीक है. कि बस सिम्टम टैकल हो जाए और एक्चुअल डिजीज पे आप ध्यान ना दो. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ ऑल्टरनेट मॉडल्स वर देयर जिनके मेन पॉइंट्स हमने बात की. वकील ब्रह्मानंदाज वेज गुड मॉडल एंड उसके क्या क्रिटिक्स थे उसकी बात की हमने. ठीक है. अब नाउ नाउ दैट बीइंग सेड, अब इसके बाद देखो जो भी हमारा प्लान है, एवरी प्लान वुड रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग, राइट. पैसा कहाँ से आएगा इतना बड़ा प्लान इम्प्लीमेंट करना है. सो नाउ वी आर बैक टू अंडरस्टैंडिंग द नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटेजी. उसका स्ट्रक्चर समझ लिया था, उसके क्रिटिक्स समझ लिए थे, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ली थी. बट वो जो भी प्लान था वो किस तरीके से फाइनेंस हो रहा था, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था. कितने भी बड़े बड़े प्लान बना लो पैसा बहुत जरूरी है, करेक्ट. तो वो फाइनेंसिंग किस तरीके से हो रही थी. तो हमारा उस वक्त पे जो थिंकिंग था वो ये भी था कि हम बहुत ज्यादा फॉरेन डिपेंडेंसी भी नहीं रख सकते. बाहर से पैसा बोरो करके अगर अपनी कंट्री की स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करेंगे तो बेसिकली अगेन वही प्रॉब्लम. अभी फ्रेश तरीके से तो हम इंडिपेंडेंट हुए, अब हम फॉरेन डिपेंडेंसी ये सब मुद्दों पे नहीं चाहते, राइट. तो हमारा गोल कहीं ना कहीं यही था कि हमारी फाइनेंसिंग इंटरनली हो, एक्सटर्नली फाइनेंसिंग बहुत मिनिमल हो.
ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा तुम फॉरेन फंडिंग लेते हो, उतनी ज्यादा तुम अपनी लेवरेज खो रहे हो, उतनी ज्यादा दूसरी कंट्री के पास तुम्हें डिक्टेट करने की या तुम्हें कुछ चीजें प्रपोज करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इंटरनली द गोल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज कि इंटरनली सारी चीजें मैनेज हो। सो अब इस चीज के बारे में क्या किया जा रहा था? व्हाट वाज द मेन थिंग? सो फाइनेंसिंग development. So how was financing gathered? किस तरीके से प्रोजेक्ट फाइनेंस हो रहे थे? तो ये जो एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, किस तरीके से फाइनेंस होगी? सो व्हाट वाज द एम? सो नेहरूज एम वाज कि हम लोग इकोनॉमिकली भी सेल्फ रिलायंट रहना चाहते हैं। हम प्रोडक्शन में तो सेल्फ रिलायंट होना ही चाहते हैं, बट हम लोग पैसे को लेके भी सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। हम बाहर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि आप फॉरेन फंडिंग को लिमिट कर दोगे, लिमिटिंग फॉरेन एड। एंड उस वक्त पे क्या प्लान था कि हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका लेस देन 5% ही वो फॉरेन से हम लोग कर सकते हैं, बट बाकी सारी चीजें इंटरनली होनी चाहिए। सो दिस वाज लिमिटेड टू लेस देन 5% ऑफ द एक्सपेंडिचर। ठीक है, ताकि तुम अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर सको। दैट इज वन थिंग। तो अगर आप फॉरेन से फंडिंग नहीं ले रहे हो, अगर आपको 100 रुपये चाहिए, आप सिर्फ 5 या उससे कम रुपए बाहर से ले रहे हो, तो बाकी 95 रुपीज घर से आने चाहिए। घर में सरकार के पास कैसे पैसे आते हैं? सरकार के पास कैसे पैसे आते हैं? सरकार की इनकम का सोर्स क्या होता है? टैक्सेशन। ठीक है, या फिर पब्लिक से पैसे बोरो करो। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स दो, बदले में पैसे लो। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है कि भाई जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऑपरेट कर रही हैं, जो सरकार की खुद की हैं, ठीक है, उनसे जो प्रॉफिट बन रहा है उसको भी यूज कर किया जा सकता है। ठीक है। सो व्हाट वाज द व्हाट वर द थिंग्स दैट वी वर रिलाइंग ऑन? सो वी रिलाइड ऑन फर्स्ट हायर टैक्सेशन, सेकंड पब्लिक बोरोइंग, एंड थर्ड प्रॉफिट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्रॉफिट तो तुम ले नहीं सकते हो बीइंग अ गवर्नमेंट एजेंसी। प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, सो देयर वाज हेवी रिलायंस ऑन दीज थिंग्स। इन चीजों पे ज्यादा रिलायंस थी। ऑल्सो एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस वाज डिस्करेज्ड। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंपनीज में, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, इस चीज को ऑब्वियसली डिस्करेज किया जा रहा था। वाई? ताकि हम अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन कर सके, अपनी प्रभुता को हम लोग मेंटेन कर सके। हम फॉरेन से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाह रहे थे, स्पेशली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, टू मेंटेन सॉवरेंटी। ठीक है, कंट्री की सॉवरेंटी को मेंटेन करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस वक्त पे। ठीक है, तो पब्लिक और तो फिर ये सब चीजों से ये चीज भी समझ में आती है कि उस वक्त पे जो पब्लिक सेक्टर था वो ऐसा नहीं था कि ओके वी वर जस्ट डूइंग सोशलिज्म, कि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को चीजें प्रोवाइड किया जाए। दैट इज वन गोल ऑफ हैविंग अ कंपनी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज प्राइमरली ड्रिवन बाय प्रॉफिट मोटिव, तो उसको उनको आप ऐसी चीजें करने को नहीं बोल सकते हो जो हो सकता है बहुत लॉस मेकिंग हो। जैसे अगर बहुत ही जो टफ टेरेन्स है इंडिया के, वहां पे अगर नेटवर्क लगाने की बात आए तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर वहां पे जाके ऑपरेट नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि
पहली बात तो वो बहुत चैलेंजिंग होगा, सेकेंडली बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, हो सकता है थर्डली वहां से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट ना हो जाए, नहीं हो पाएगा, हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में सरकारी कंपनीज जैसे कि बीएसएनएल, तो सारे जगह पे बीएसएनएल का नेटवर्क है, सारे जो जो चैलेंजिंग टेरेन्स हैं, पहाड़ हैं, और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जगह हैं, जम्मू कश्मीर में भी बहुत जगह हैं, अलग अलग जगह जहाँ पे कोई प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, वहां पे भी बीएसएनएल ऑपरेट कर रहा है। इसका लॉजिक क्या है? क्यों? क्योंकि दैट इज वन लॉजिक ऑफ हैविंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि आप पूरा पब्लिक के बारे में भी सोचो, दैट इज वन थिंग। बट सीधी सीधी बात ये थी कि दिस वाज मेयरली नॉट अबाउट सोशलिज्म पब्लिक सेक्टर, इट वाज आल्सो काइंड ऑफ बिकमिंग अ फाइनेंशियल इंजन फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट, कि जो यहाँ से प्रॉफिट अगर जनरेट होता है तो वो इस तरीके की डेवलपमेंट प्लानिंग के अंदर यूज होगा। तो उसको, पब्लिक सेक्टर को इस तरीके से भी देखा जा रहा था। तो लेकिन अब अगेन एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आता है कि पब्लिक सेक्टर किस तरीके से ऑपरेट करता है। आज के दिन आप और मैं जब भी पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि ओके, इनएफिशिएंसी होगी, या हो सकता है वहाँ काम होने में बहुत लंबा वक्त लगे, या हो सकता है वहाँ लोग काम करने में इंटरेस्टेड ही ना हो। ये सब थॉट्स आते हैं जब भी हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं। तो वॉज इट हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? पब्लिक सेक्टर को लेके क्या सिचुएशन थी? जैसे एग्रीकल्चर को लेके हम हमारा क्लेम क्या था, मतलब क्रिटिसिज्म क्या आता है उस वक्त के टाइम पे कि एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो क्या पब्लिक सेक्टर के साथ भी ऐसी सिचुएशन थी? वॉज इट मिसअंडरस्टूड? और जो आज के दिन हमारी पब्लिक सेक्टर को लेके अंडरस्टैंडिंग है, was it the same thing at that point of time also? ठीक है। So the second thing that we want to dwell deeper into is the public sector. Was it misunderstood? Misunderstood? Engine of growth? Question mark. So we want to understand whether this was happening or not. Okay. ऑल राइट। तो आज के दिन जब भी पीएसयूज की बात होती है तो थोड़ा सा एक मॉकिंग होता है कि क्या, कि इट्स लाइक अ वाइट एलिफेंट, ठीक है, मतलब। लेकिन पुराने वक्त में इट वाज नॉट द सिचुएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नेहरू एरा में इस ये लाइक दीज काइंड ऑफ मॉकरी वाज नॉट देयर अबाउट पब्लिक सेक्टर, दे वर मोर स्ट्रेटेजिक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो उस वक्त पे जब नेहरू एरा की स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं, देयर वर पीएसयूज लाइक भेल, एचएमटी, आपने सुना हुआ एचएमटी की घड़ी, एंड स्टील अथॉरिटी। ये सब किस तरीके से इन्विजन हो रहे थे, या किस तरीके से इनके बारे में सोचा जा रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? दे वर डिजाइन्ड टू बी प्रॉफिट मेकिंग, एंड जो प्रॉफिट आ रहा है उसी को री इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्टमेंट ड्रिवन। So they were not like loss-making entities that has become the situation nowadays, and then government comes and bails them out. That was not the scenario at that point of time. So, so they used to fund infrastructure, funded infra. They also paid dividends at that point of time. Also enabled future capacity expansion. तो आज के दिन जो सिचुएशन है, आप वो जब इमेजिन करते हो तो आपको ये सब इमेजिन ही नहीं हो पाता कि कैसे कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी इस तरीके से ऑपरेट कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एचएमटी की बात करो, कि जो एचएमटी की दूसरी फैक्ट्री थी, सेकंड फैक्ट्री ऑफ एचएमटी,
जो कि बैंगलोर में ओपन अप हुई थी, that was funded by the profits that they generated from the first unit. From the first unit. So this also meant there was reinvestment, right? तो उस वक्त पे बेसिकली हमारा पॉइंट क्या है कि जो पहली आपकी फैक्ट्री थी वहां से जो प्रॉफिट आया उसी को आपने री इन्वेस्ट करके एक सेकंड फैक्ट्री जनरेट की। आज के दिन क्या हो गया है कि मोस्टली पब्लिक, नॉट एवरी पब्लिक, नॉट एवरी पीएसयू, some of the PSUs have become loss making, and because you know so many people are dependent on it, uh, government keeps bailing them out even if they are loss making, right? But that was not the scenario at that time. They were seen and designed with a pure profit motive, and also कि ये फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंट्री पे काफी काम होगा थ्रू दीज पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो दिस वाज बेसिकली व्हाट वाज गोइंग ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट फिर लेटर ऑन जब नेहरू जी की डेथ हुई उसके बाद धीरे धीरे जो लाइसेंस राज आया, या उसके बाद धीरे धीरे इनएफिशिएंसी किक इन हुई, और उसके बाद पूरा सिनेरियो ही ऐसा बन गया कि public sector became synonymous with inefficiency. That was not the scenario at that point of time during the Nehru era, ठीक है? So कुछ तो यूनिट्स या कुछ कंपनीज उस वक्त पे मोनोपलीज की तरह ऑपरेट कर रही थी, because obviously they were the only ones operating at that point of time. But they were also outperforming. At that point of time, public sector was outperforming some of the private sector firms as well during 1950s and 60s. तो हमारा ये आर्ग्यूमेंट कि भाई पब्लिक सेक्टर फेलियर ही होता है और ये सब उस वक्त पे भी, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। तो पहला आर्ग्यूमेंट या पहला मेन बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो क्या निकल के आता था कि एग्रीकल्चर नेग्लेक्टेड है। तो उसको लेके हमने क्या बात की कि भाई ऑन थियोरी इन पेपर इट वाज नॉट नेग्लेक्टेड, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स पे भी देख लो, एंड पीपल वर वेल अवेयर ऑफ द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज टू। बट हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में देयर वाज चैलेंजेस, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर आल्सो एक्सेप्टेड बाय नेहरू कि ठीक है इस तरीके के चैलेंजेस हम देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर को लेके जो बातें बोली जाती है कि इतनी हैवी पब्लिक सेक्टर पे रिलायंस कैसे रख सकते हो, दे आर ऑलवेज इनएफिशिएंट एंड ऑल ऑफ दैट, बट दैट लॉजिक इज नॉट वैलिड। आज के दिन का सिनेरियो देख के हाँ इमेजिन करना मुश्किल है कि वो कैसे इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वाज नॉट द सिचुएशन। सो अगेन ये क्रिटिसिज्म भी एक तरीके से इनवैलिड है। जो क्रिटिसिज्म ऑफ एग्रीकल्चर है वो भी पार्शियली ट्रू है कि ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंट नहीं थी या ऐसा उनका इंटेंशन था कि एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट कर दो, नहीं। बट प्रैक्टिकली ऑन पेपर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल द अदर थिंग्स एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, बट इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे देयर वर चैलेंजेस। तो दैट क्रिटिसिज्म इज पार्शियली एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है मान लिया कि वो चीज थी। अब उसके अलावा एक और चीज है जिसको लेके हेवीली क्रिटिसाइज किया जाता है उस वक्त पे, दैट इज द एजुकेशन सेक्टर। ठीक है, एजुकेशन को लेके भी काफी क्रिटिसिज्म है। सो एजुकेशन कि एजुकेशन को लेके यू हैव रियली मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, द रियल मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो ये एक एरिया है जिसको जेन्युइनली ओवरलुक कर दिया गया, विच वाज प्राइमरी एजुकेशन। ये क्रिटिसिज्म है, और इसको लेके तो पुलाप्रे बालाकृष्णन का जो एनालिसिस है वो भी ये क्लेम करता है कि हाँ ये सेक्टर जो है ये नेग्लेक्टेड था। ये जब पूरी स्टडी की जाती है तो ये क्रिटिसिज्म मेक्स सेंस, यस दिस वाज रियली हैपनिंग। सो दिस वाज बेसिकली ओवरलुकिंग प्राइमरी एजुकेशन। So there were other economists as well. So like Krishnamurti. So in 1995, he also highlighted कि जो budget allocated था education को उस वक्त पे that was very minimal. So he highlighted that.
The minimal budget highlighted that minimal budget was allocated to education. And despite everyone continuously claiming that education is very important, it's very important for us to gain literacy, all of that. But despite all these claims, प्राइमरी एजुकेशन रूरल एजुकेशन को लेके बहुत ही मिनिमल काम हुआ उस वक्त पे. लिटिल वाज डन फॉर प्राइमरी और यू कैन से रूरल एजुकेशन. तो अब अगर आप इस सेक्टर को नेग्लेक्ट करते हो, ठीक है, इफ यू नेग्लेक्ट द सेक्टर, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी? प्रॉब्लम ये होगी कि लॉन्ग टर्म पे लिटरेसी कम रहेगी. लिटरेसी रहेगी कम तो हम तो एजुकेशन की बात भी नहीं करें, हम तो सिर्फ लिटरेसी की बात करें. लिटरेसी में बहुत ही छोट मिनिमल चीजें आती हैं कि आप एक लेवल पे चीजें पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो. बेसिक लिटरेसी. लिटरेसी के स्टैंडर्ड्स बहुत मिनिमल हैं और हम वो स्टैंडर्ड्स भी पूरे नहीं कर पा रहे थे उस वक्त पे. ठीक है, अगर आप लिटरेसी की डेफिनेशन गूगल करोगे सो यू रियलाइज कि दे आर नॉट डिमांडिंग टू मच. दे हैव वेरी बेसिक क्राइटेरिया फॉर कॉलिंग समवन लिटरेट. डू वन थिंग, जस्ट गूगल लाइक हु विल बी कॉल्ड लिटरेट इन इंडिया. अगर तुम बोल रहे हो कि 100% लिटरेसी रेट है, तो वो लिटरेसी किसको लिटरेट बोलते हैं, उसके क्राइटेरियाज पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि बेंचमार्क कितना लो है. और वो बेंचमार्क लो जो बेंचमार्क है वो भी हम लोग पूरा अगर नहीं कर रहे हैं तो सी द प्रॉब्लम. ठीक है, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन? द इम्पैक्ट इज क्लियर कि अगर आपकी लो लिटरेसी रहेगी, ठीक है, सो रिड्यूस्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्किल्ड लेबर्स नहीं जनरेट होंगे, राइट. अगेन, तो जो लोगों का मोबिलिटी है फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ इनकम टू अपर लेवल ऑफ इनकम, वो मोबिलिटी बहुत स्लो हो जाएगी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी के लिए भी अच्छी बात नहीं है. ठीक है, स्लोअर सोशल मोबिलिटी एंड नॉट गुड फॉर कंट्रीज ग्रोथ. ऑलराइट, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर. सो ऑल्दो जो नेहरू का विजन था वो काफी वास्ट था, बट जब एजुकेशन की बात आई तो so like it's quite ironic. Nehruji's birthday, 14th of November, is celebrated as Children's Day. And, like when you read the reading, so there are certain statements like this is quite ironic कि उनको Children's Day, because he used to like love children, इसलिए उनके बर्थडे को Children's Day के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, but he did really little for children. So like in a funny manner, this is what is being said. ठीक है, so in terms of education, जो नेहरू जी का विजन था, that was like in terms, like it was very vast, but in terms of education, this did not match what was needed. ठीक है, सो ये तीन मेजर एस्पेक्ट्स थे, एक पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस, एक एग्रीकल्चर पे रिव्यू और एक प्राइमरी एजुकेशन. सो ये एक सेक्टर था प्राइमरी एजुकेशन, इट वाज जेन्युइनली काइंड ऑफ इग्नोर्ड. ठीक है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म बिल्कुल वैलिड है. ठीक है, और we also understood what is the overall strategy, what were the assumptions, what were the alternative models. ये सब पे हमने बात करी है. अब फाइनली देखो, अब अगर हम लोग रिव्यू करें, हम अपनी परफॉर्मेंस अपने प्रायर सिनेरियो जो कि प्री इंडिपेंडेंट सिनेरियो उससे कंपेयर करें तो क्या देखने को मिलता है? हम अपनी परफॉर्मेंस
अपने नेबर्स से, डेवलपिंग कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो क्या देखने को मिलता है? तो बेसिकली ग्रोथ कंपैरिजन हम लोग करना चाहते हैं। सो व्हाट चेंज, बेसिकली आउटकम क्या रहा ये सब का? व्हाट चेंज्ड बिटवीन दिस पीरियड 1950 से 64 के पीरियड में? तो क्या ये जो प्लानिंग और जो इन्वेस्टमेंट हमने की, क्या इसका कोई रियल डिफरेंस दिखा? तो पहले तो देखो, ग्रोथ के टर्म्स में बात कर लेते हैं कि कंपेयर्ड विद प्री इंडिपेंडेंस एरा व्हाट वाज द सिचुएशन। सो जीडीपी ग्रोथ जो थी was significantly higher as compared to than what was happening in the colonial era. ठीक है। एंड ग्रोथ तीनों सेक्टर में हुई थी, एग्रीकल्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, और सर्विसेज में। ग्रोथ occurred in agriculture, in industry, and in services also. ऑन दी अदर एस्पेक्ट्स अगर हम लोग बात करें, तो इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कि ऑन एन एवरेज हाउ लॉन्ग विल अ पर्सन सर्वाइव, दैट increased from 32 to 43, which is basically a sign of what? It's a sign of improved public health. ठीक है। दिस इज अनदर थिंग दैट हैपेंड। अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया को चाइना और कोरिया के साथ 1950s के टाइम पे, इफ वी कंपेयर इट विद चाइना एंड कोरिया इन 1950s, तो व्हाट वाज हैपनिंग? इंडिया वाज ग्रोइंग 25% faster than China at that point of time. In terms of Korea, Korea grew 50% faster than India. ठीक है। This is the scenario that was happening. तो अब सवाल ये है कि जो भी क्रिटिसिज्म्स बताए जाते हैं इस मॉडल को लेके, क्या वो एरा परफेक्ट था? वॉज एवरीथिंग वेल? वॉज इट अ फेलियर? वॉज इट नॉट अ फेलियर? वॉट वॉज द सिनेरियो? ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, देखो, इंडिया को लेके ना लेटर इयर्स में, लाइक 1970s 80s के अराउंड पे टाइम पे, इंडिया की ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, और वो कंसिस्टेंटली बहुत ही कम ग्रोथ थी। उस ग्रोथ को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया था, विच वाज कॉल्ड ए हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ। बट अगर इस तरीके से अगर हम लोग अपने ग्रोथ एक्सपीरियंसेस को समराइज करने लगेंगे, तो हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई एज कंपेयर टू प्री कॉलोनियल एरा, उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी क्रिटिक्स हैं, दे आर काइंड ऑफ इग्नोरिंग कि एग्रीकल्चर में रिकवरी हुई। ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस बनाना भी जरूरी है, सेल्फ रिलायंस भी जरूरी है, कंसिडरिंग ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड। और इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन बनाने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जा सके। ठीक है। और बहुत सारे जो फेलियर्स जो नेहरू को एट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली during what was happening during the Nehru era. It was all post Nehru era, after the death of Nehru. So what followed was not Nehruvian socialism, but it was kind of opportunistic populism. नेहरू जी की डेथ के बाद जिस तरीके की पॉलिटिक्स
कंट्री में इन्वॉल्व हुई, दैट वाज मोर अबाउट पॉपुलिस्ट measures, vote bank, politics, all these kind of things that were going on. ठीक है? So these kind of things get missed out whenever that discussion happens. तो फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि देखो, ऐसी बात नहीं है कि वो एरा परफेक्ट था, यस, बट उस वक्त पे वो नीड ऑफ द आवर था। कुछ क्रिटिसिजम्स वैलिड है, कुछ क्रिटिसिजम्स क्लियरली इनवैलिड है। ठीक है? सो जो उनके आने वाले टाइम के जो रिजल्ट्स थे उनको देख के उस एरा को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है? सो अगर हम लोग फाइनल कंक्लूजन्स की बात करें तो क्या समझ में आता है? फाइनल कंक्लूजन के टर्म्स में क्या समझ में आता है कि वो जो एरा था दैट वाज अ फाउंडेशनल एरा, फाउंडेशनल स्टेज थी फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब उस वक्त ने एक डायरेक्शन दी हमें। ठीक है? सेकेंडली, इट ऑल्सो शोड कि जो स्टेट लेड डेवलपमेंट है वो भी काम कर सकता है, स्टेट फुल कंट्रोल में रहे, स्टेट डोमिनेट करे उस चीज को। ठीक है? सो स्टेट लेड डेवलपमेंट कैन ऑल्सो वर्क। ये उस एरा का जो काम था उसने हमें, उसको देख के हमें ये चीज समझ में आई। ठीक है? especially after the colonial period and when you are already working in a resource constrained country जिसमें रिसोर्स की वैल्यू ही कमी है। ठीक है? उसके अलावा हाँ, ये क्लियरली बात है कि हाँ, कुछ गलतियां भी हुई हैं स्पेशली एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, बट ये ऐसे फ्लॉज नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली, so basically the main point is yes, there were mistakes made in certain aspects. This was not a flawless era. तो एंड ऑल्सो दिस काइंड ऑफ शोड की ग्रोथ करना पॉसिबल है विदाउट फॉरेन इन्वॉल्वमेंट या विदाउट कॉरपोरेट लेड मॉडल्स कि भाई प्राइवेट सेक्टर ही सारी चीजें हैंडल कर सकता है। दिस वाज ऑल्सो अ साइन फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज भी पॉसिबल है। ठीक है? सो इट ऑल्सो प्रूव्ड दैट growth was possible without foreign dependence or corporate led models. And in all, yes, we accept, yes, mistakes were made, especially in education. ठीक है? So these are certain discussions. These are the certain conclusions that we have regarding what really happened in that era. तो मेजरली अगर हम लोग ब्रीफ में बात करें तो हमने क्या देखा, उस वक्त पे क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था, किस तरीके की इकोनॉमी हमने इनहेरिट की, क्या अजम्पशंस के अंडर ये नेहरू महालनोबिस मॉडल को ऑपरेट किया गया, उसके क्रिटिक्स क्या थे, उसके जो क्रिटिसिजम्स हैं उनमें कितनी रियलिटी है या कितनी चीजें डेटा बैक्ड हैं या कितनी चीजें उस चीज पे खरी उतर रही हैं कि क्या जेन्युइनली वो चीज निकले, क्या वो क्रिटिसिज्म जेन्युइन है कि नहीं, ऑल्टरनेटिव मॉडल्स क्या हैं, उनके क्या क्रिटिक्स थे, फाइनेंसिंग किस तरीके से हुई, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है? एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट वाज गोइंग ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है? एंड फाइनली व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ दिस? ठीक है? So with that, we are done with this particular reading from unit number 4. Uh, so yeah, I'll see you in the next session. Okay. Thank you so much. Take care.